बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में से लेक्चर नंबर 21 और हमारा आज का टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में ब्रीफली पढ़ा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो कम्प्लेक्स कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है और वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में बच्चे सेलुलर रेस्पिरेशन को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ जाता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है। फिर आ जाती है पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। थर्ड स्टेप है क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। और फोर्थ स्टेप है रेस्पिरेटरी चेन। इन चारों स्टेप्स को हम अलग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो फर्स्ट स्टेज है इन चारों में से जो ग्लाइकोलाइसिस की स्टेज है, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हमने पढ़ा भी था कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन हो रही होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने से पहले जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट कर जाता है 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में। इस स्टेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो जो हो रही होती है साइटोसोल के अंदर, यानी एक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में जो साइटोसोल होता है, साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की जो स्टेज है वो होती है। जबकि जो बाकी 3 स्टेजेस हैं पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और रेस्पिरेटरी चेन, ये सारी की सारी कहाँ पे होंगी? ये होंगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पहली स्टेज जो है इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, यानी ग्लाइकोलाइसिस ये ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकता है ये वाले रिएक्शंस और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी। लेकिन जो बाकी 3 रिएक्शंस हैं पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और रेस्पिरेटरी चेन, इनके लिए ऑक्सीजन एसेंशियल होती है, ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के बाद 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी। दोनों के रिज़ल्ट में जो एंड प्रोडक्ट है हमारे पास वो पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स ही आएंगे। ठीक है। तो ग्लूकोज जो है हमने शुरू में जो इक्वेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने देखा कि ग्लूकोज जो है वो सिंपली 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ग्लाइकोलाइसिस एक काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं वो उनकी ब्रेक डाउन होती है और एट दी एंड जाके हमारे पास 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें ATP और NAD के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड भी होते हैं एंजाइम्स के साथ साथ, यानी ATP भी यूज़ हो रही होती है यहाँ पे और NAD के मॉलिक्यूल्स भी यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस को हम 2 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, एक है प्रेपरेटरी फेज़ और दूसरी है ऑक्सीडेटिव फेज़। ठीक है। जो प्रेपरेटरी फेज़ होती है ग्लाइकोलाइसिस की उसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है, लेकिन जो ऑक्सीडेटिव फेज़ होती है उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। और रेस्पिरेशन के बारे में हम क्या पढ़ते थे कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके रिज़ल्ट में एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन को हमने 4 फेजेज़ में डिवाइड किया और उसकी जो सबसे पहली फ़ेज़ थी हमने कहा वो साइटोसोल में होगी, यानी ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस को हमने फर्दर 2 स्टेजेस में डिवाइड करना है। एक है प्रेपरेटरी फेज़, यानी जिसमें प्रेपरेशंस हो रही होती हैं। तो जो प्रेपरेटरी फेज़ है उसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है, उसमें ATP और NAD के मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो ऑक्सीडेटिव फेज़ होती है यहाँ पे असल में एनर्जी रिलीज़ होती है, जिस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। जैसे बच्चे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस है उसका पूरा जो सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस हैं वो दिखाई दे रहे हैं हमें। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन। तो डेफिनेटली ये ग्लूकोज से स्टार्ट होगी। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेंगे हम। फर्स्ट स्टेज में देखिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में। ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब
ग्लूकोज में ऐड हो रही है एक फॉस्फेट उसकी कार्बन नंबर 6 पे, इसीलिए हम उसको बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो वो फॉस्फेट कहाँ से आएगी? वो आएगी एटीपी से। एटीपी ही हमेशा फॉस्फेट डोनेट करती है। एटीपी के पास 3 फॉस्फेट के ग्रुप होते हैं, तो एटीपी क्या करेगी? अपना एक फॉस्फेट डोनेट कर देगी ग्लूकोज को और ख़ुद कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आ जाएगी एक फॉस्फेट ऐड करने के बाद। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट थर्ड स्टेप में क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और यहाँ पे एक एंजाइम होगा जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कराएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप पूरा हो गया ग्लाइकोलाइसिस का। ये अभी हम प्रेपरेटरी फेज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 फेजेस दिखाई दे रही होंगी, एक है प्रेपरेटरी फेज़, ठीक है, और दूसरी है ऑक्सीडेटिव फेज़। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फेज़ में एनर्जी रिलीज़ होगी, लेकिन जो प्रेपरेटरी फेज़ है उसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में देखा कि एटीपी का मॉलिक्यूल यूज़ हुआ। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप में देखते हैं, जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन चुका है तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड होगी, और वो फॉस्फेट भी आएगी एक एटीपी के मॉलिक्यूल से। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड हो जाएगी, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के पास अब 2 फॉस्फेट्स हो जाएगी ना, तो फ्रुक्टोज को अब हम बोलेंगे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस फॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट, एक अटैच है कार्बन नंबर 1 पे और दूसरी अटैच्ड है कार्बन नंबर 6 पे। ठीक है, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एक फॉस्फेट एक्सेप्ट करने के बाद कन्वर्ट हो गया है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ठीक है, अब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। एक को हम बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी G3P, वही जो हमने केल्विन साइकिल में भी पढ़ा था, सेम वही मॉलिक्यूल है ये G3P का। और दूसरे किस मॉलिक्यूल में इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, जिसको हम DAP भी बोलते हैं। ठीक है, क्या हमने यहाँ पे पढ़ा? जो फोर्थ स्टेप है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की ब्रेक डाउन होगी और 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक को बोलते हैं हम G3P और दूसरे को बोलते हैं ADP। ठीक है, ये जो DAP है और G3P है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये भी एक स्टेप के बाद इसमें भी रिएक्शन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो टोटल हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं? यहाँ पे 2, एक तो वो जो ऑलरेडी बना था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरा वो जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की कन्वर्जन की वजह से बना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 G3P के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। यहाँ पे हमारी प्रेपरेटरी फेज़ हो जाती है एंड, और हमने देखा यहाँ पे 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए थे। ठीक है, अब स्टार्ट होगी ऑक्सीडेटिव फेज़, जहाँ पे ATP के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे ना कि यूज़ होंगे। ठीक है, अब 2 G3P के मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका मतलब दोनों के अपने अलग अलग रिएक्शन होंगे एक, इसलिए हमने यहाँ पे 2 रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं, 2 सीरीज ऑफ रिएक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 G3P के मॉलिक्यूल्स हैं। एक G3P के मॉलिक्यूल्स का ये वाला रिएक्शन होंगे और जो दूसरा G3P के मॉलिक्यूल होगा उसके ये वाले रिएक्शंस होंगे। ठीक है, एक को हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, दोनों में सेम तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में क्या होगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? हाइड्रोजन रिलीज होती है। ठीक है, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की हाइड्रोजन रिलीज होगी और इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगी, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी G3P कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, पहले उसके पास एक फॉस्फेट थी तो अब हमने उसमें एक और फॉस्फेट ऐड करवा दी, तो वो कन्वर्ट हो गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, और साथ ही साथ इसकी रिडक्शन भी हो चुकी है, इसने हाइड्रोजन रिलीज़ की है। तो वो हाइड्रोजन जो है वो कहाँ जाएगी? वो चली जाएगी NAD में, NAD को रिड्यूस करने, NAD की रिडक्शन होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH के मॉलिक्यूल में। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फेज़ के फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी G3P की ऑक्सीडेशन हुई, उसमें से हाइड्रोजन रिलीज़ हुआ और उसमें एक फॉस्फेट ऐड हुई, तो वो कन्वर्ट हो गया 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में, और इस स्टेप में हमारे पास एक NaDH का मॉलिक्यूल बना। इसी तरह से जो दूसरा G3P का मॉलिक्यूल था उसके साथ भी सेम रिएक्शन हो रहे होंगे, वहाँ पे भी एक NaDH का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो टोटल जो है वो एक ग्लूकोज की जो ग्लाइकोलाइसिस हो रही है या ब्रेक डाउन हो रही है, तो अभी तक हमारे पास 2 NaDH के मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट अपना एक फॉस्फेट रिलीज़ कर देगा और वो चला जाएगा ADP के पास और उसको कन्वर्ट कर देगा ATP में। एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ऐड होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में, और वो फॉस्फेट कहाँ से आई, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट ने डोनेट की। अब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट अपना एक फॉस्फेट रिलीज़ कर देगा, तो उसके पास सिर्फ एक ही फॉस्फेट रह जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट मतलब इसके पास एक ही फॉस्फेट है और कार्बन नंबर 3 पे अटैच्ड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, मतलब ये उसका आइसोमर है, पहले फॉस्फेट उसके कार्बन नंबर 3 पे अटैच थी, इस स्टेप में वो उसके कार्बन नंबर 2 पे अटैच्ड हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, साथ ही जो दूसरा G3P का मॉलिक्यूल है ना, उसमें भी सेम रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट में से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। ठीक है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ और वो कन्वर्ट हो गया एक न्यू मॉलिक्यूल में जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोइनोल पायरोवेट। फॉस्फोइनोल पायरोवेट लास्ट स्टेप में क्या होगा, वो पायरोवेट में कन्वर्ट होगा। कैसे, फॉस्फोइनोल पायरोवेट एक अपनी जो है वो फॉस्फेट रिलीज़ कर देगा, फॉस्फोइनोल पायरोवेट अपनी एक फॉस्फेट रिलीज़ करेगा और फिर से एक ATP का मॉलिक्यूल बनेगा इस स्टेप में, और फॉस्फोइनोल पायरोवेट एक फॉस्फेट रिलीज़ करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट में। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिएक्शन जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो एंड हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस में हमने बोला था कि ग्लूकोज जो है वो 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, तो हमने देखा कि किस तरह से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो था वो 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हैं ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शंस, ये कहाँ पे हो रहे होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने से पहले यानी कि साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में हो रहे होते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि प्रेपरेटरी फेज़ में टोटल 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए और जो ऑक्सीडेटिव फेज़ थी उसमें टोटल NaDH के कितने मॉलिक्यूल्स बने, 2 मॉलिक्यूल्स, और ATP के कितने मॉलिक्यूल्स बने, यहाँ पे 4 ATP के मॉलिक्यूल्स बने। ठीक है,